नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए हम बड़ी खबरें भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नारने हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से, और हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि एनसीडीएक्स में ट्रेडिंग आवर्स में ये बदलाव क्यों किया गया है। चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड सिल्वर में कल तेज गिरावट दिखी थी, 1% तक की गिरावट दिखी थी सोने में, लेकिन आज यहां पर तेजी है। 59,500 रुपए के ऊपर सोने का अक्टूबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर $1985 के आसपास, चांदी 74,300 के आसपास, आज यहां पर भी तेजी है। क्रूड की बात करें तो ये तेजी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अब $86 के करीब पहुंच चुका है ब्रेंट क्रूड का भाव। हफ्ते भर में 5% और महीने भर में 17% से ज्यादा की तेजी कच्चे तेल में आ चुकी है। नेचुरल गैस कल गिरावट दिखी थी, आज हल्की तेजी है, यहां पर हल्की रिकवरी कह सकते हैं, 212 रुपए के ऊपर। यूरोप गैस में कल 5% तक की गिरावट दिखी थी। कॉपर की बात करें तो 742 के आसपास, आधे % की गिरावट। सभी मेटल्स पर दबाव दिख रहा है। जिस तरह से पीएमआई के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर जो चाइना के आए हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो जुलाई के महीने में फैक्ट्री एक्टिविटीज वहां पर कम हुई है, उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। साथ ही यूएस के की जो रेटिंग डाउनग्रेड हुई है, उसका भी दबाव है। एग्री मार्केट में जीरा जबरदस्त तेजी, 62,000 के ऊपर है, 3 से 4% की तेजी दिख रही है। हल्दी शुरुआती सुस्ती के बाद अब 15,300 के आसपास हल्दी पहुंच चुकी है, यहां पर भी अच्छी तेजी। धनिया 7,800 के आसपास। ग्वार सीड और ग्वारगम में भी शुरुआती कमजोरी के बाद अब तेजी दिख रही है, 1.5% ऊपर ग्वारगम, और ग्वार सीड करीब 1% तक की तेजी ग्वार सीड दिखा रहा है। कॉटन केक की बात करें तो बेहद ही सीमित दायरे में 2375 रुपए के आसपास कॉटन सीड ऑयल केक ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मॉनसून का ताजा अपडेट आपको दे दूं। 1 जून से 1 अगस्त तक सामान्य से अब तक 4% कम बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 37% कम बारिश हुई थी। पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मॉनसून में रिकवरी दिख रही है अब थोड़ी बहुत। हालांकि बिहार और झारखंड को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। आज कहां बारिश हो सकती है, तो आज जो गंगा के जो बेल्ट है पश्चिम बंगाल के, वहां पर बारिश होगी। उड़ीसा के कुछ एरिया, झारखंड बिहार के कुछ एरिया और उत्तरी छत्तीसगढ़, जहां पर आज बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा पूर्वी यूपी, एमपी, तेलंगाना, गोवा और तटीय कर्नाटक और विदर्भ के भी कुछ हिस्से में आज अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी आज अच्छी बारिश होगी, और तटीय कर्नाटक और केरल में भी आज काफी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन चलिए सबसे पहले एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं, वो है एनसीडीएक्स की तरफ से कल जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया है कि अब 14 अगस्त से जो ट्रेडिंग का समय है वो सुबह 9 बजे की बजाय अब सुबह 10 बजे से ट्रेडिंग होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर फोन लाइन पर मौजूद है। कपिल देव जी, क्या वजह है, क्या मंडियों का जो खुलने का टाइम 10 बजे का होता है सुबह का, उससे मैच करने के लिए ये जो, ताकि प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो सके, या कोई और स्ट्रैटेजिकली कुछ और रीजन है? हाँ, धन्यवाद विश्वमोहन जी। देखिए, स्ट्रेटेजिकली ये जो डिसीजन है ये कंप्लीटली मार्केट फीडबैक के ऊपर है। जब से हमने 10 से 9 बजे टाइम किया था, जितने भी हमारे कोर मार्केट हैं, फिजिकल मार्केट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो दोनों लेग में काम करते हैं, फिजिकली भी और फ्यूचर्स पे भी, उनका कॉन्टिन्यूस एक सजेशन था और डिमांड था एक्सचेंज से कि ये जो अलाइनमेंट है फिजिकल कोर का फ्यूचर्स का, उनको करने में काफी परेशानी है, क्योंकि जो मंडी ऑपरेशन है वो सुबह शुरू हो जाते हैं, फार्मर्स का मटेरियल आ जाता है मार्केट के अंदर, उनके ऑक्शन में उनको जाना पड़ता है और उसी टाइम पे एक्सचेंज ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट होना उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और क्योंकि डिफरेंट मंडीज का ओपनिंग टाइम अलग होता है, तो वो भी एक अलाइनमेंट बहुत अपना जो है चैलेंजिंग था लोगों के लिए। ये कंटिन्यूस फीडबैक हमारे पास था, उसको हमने कई बार कोशिश किया एनालाइज करने का, और नाउ उस कंटिन्यूस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, ताकि मार्केट को जो लगता है कि ये अच्छा है इस मार्केट के लिए और वो ज्यादा अच्छे से अलाइन कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चेंज किया है। के आधार पर अगर टू वे कम्युनिकेशन एक्सचेंज के साथ अगर
हो पाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, और उसी के मद्देनजर किया गया है, क्योंकि मंडियों के खुलने का ज़्यादातर जो वक्त होता है वो 10 बजे, और कई सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी ये मांग भी काफ़ी समय से रही है और एक्सचेंज की तरफ से ये फैसला आया है। आपको कपिल देव जी अब लगता है कि इसके बाद प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा बेहतर होगी, और ऑप्शंस इन गुड्स वगैरह को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट है, आगे कुछ और कमोडिटी से इसे जोड़ने की तैयारी है क्या? देखिए, प्राइस डिस्कवरी, अगर मार्केट को ऐसा लगता है कि वो अच्छे से अलाइन कर पाएंगे और अच्छे से जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट प्राइस पर और उसकी डिस्कवरी पर भी पड़ेगा। तो ये तो पॉइंट हुआ कि चाहे टाइम चेंज करने से क्या चेंज होगा। और रही बात ऑप्शंस ऑन गुड्स की, तो अभी ऑप्शंस और गुड्स कुछ कमोडिटीज में है, बट एज सच कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें ऑप्शंस पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। कभी कभी ग्वार सीड और ग्वार गम में हमें वो ट्रेड देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस है कि जो भी कमोडिटीज हैं वहाँ पे किस तरीके से ऑप्शंस को एक्टिवेट किया जा सके और फार्मर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके, और उसको देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कुछ और कमोडिटीज ऐड कर सकते हैं या कुछ नए इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम बात हुई थी आपके एमडी साहब से, उन्होंने कुछ और नए प्रोडक्ट के संकेत दिए थे। कोई नया प्रोडक्ट जिस पर विचार चल रहा हो, जहां पर लॉन्च की तैयारी चल रही हो एनसीडीएक्स की तरफ से? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम मार्केट फीडबैक, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते रहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट हमें लगता है कि फीजिबल है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उसको हम बेचते हैं। तो रिसेंटली हमने सब गोल का लॉन्च किया, उसके बाद ग्राउंडनट का लॉन्च भी किया है। और भी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हमारा जो एनालिसिस है और स्टडी है वो चल रहा है उन कमोडिटीज में। एक बार हमें लगेगा कि ये प्रोडक्ट फिट है और आगे लेके जाया जा सकता है उनको, तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। जी, आपने वक्त निकाला और एक बढ़िया कदम है एक्सचेंज की तरफ से। जो मंडी चाह रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स आपके चाह रहे हैं, उसके आधार पर अगर समय में बदलाव किया गया है तो बिल्कुल सराहनीय है। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमानी जी, आपका एक टेक ले लेते हैं। एग्री मार्केट को आप भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सोमानी जी, ये कदम कितना सही होगा, क्योंकि मंडी के साथ अगर तालमेल के साथ अगर काम होगा तो डेफिनेटली प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा बेहतर होगी। जी बिल्कुल सर, मतलब ये डिमांड तो मुझे लगता है काफी 4-5 साल से कंटिन्यूस चल रही थी। जोधपुर से, बीकानेर से, गुजरात से काफी ट्रेडर्स ने इसका प्रदर्शन भी किया था कि जो टाइमिंग्स है, सुबह का जो ओपनिंग होता है एनसीडीएक्स का, ये फिजिकल मार्केट को काफी प्रभावित करता है। इसलिए उन्होंने काफी पहले डिमांड रखी थी कि 10 बजे का जो मार्केट ओपनिंग का जो प्रीवियस टाइम था उसी को मेंटेन करे, और दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत अच्छा कदम है एनसीडीएक्स के लिए, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक बढ़िया कदम है, और मुझे लगता है इससे मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और भी बेटर होगी। चलिए अब सबसे पहले अब फिर से गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह की एक्टिविटी दिख रही है, कल के सत्र में काफ़ी कमजोरी थी और आज यहाँ पर खरीदारी दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको? खबरें जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई थी उसका दबाव दिखा था, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से डाउनग्रेड किया गया है यूएस की रेटिंग को, और जो डेटा आ रहे हैं उस तरह से, क्या आपको लग रहा है? एक तरफ इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिख रही है, ग्लोबल मार्केट पर भी दबाव है, डोमेस्टिक मार्केट में भी गिरावट है, वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती चिंता है इनके लिए। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी गोल्ड में, और आज की तेजी ये आगे बढ़ेगी क्या? गुड मॉर्निंग उस्मान। बेसिकली पिछली बार जब भी यूएस का रेटिंग डाउनग्रेड हुआ 2011 में करीब बेसिकली मार्केट इसको ऐसा रीड करता है कि सेफ हेवन डिमांड है वो बढ़ जाता है। सो कल थोड़ा बहुत जो गोल्ड का सेफ हेवन डिमांड बढ़ता है, बट गोल्ड से भी बेहतर सेफ हेवन है टिपिकली डॉलर को माना जाता है। सो डॉलर इंडेक्स जो बढ़ने में, वो जब भी आपको क्राइसिस नजर आता है आपको डॉलर इंडेक्स बढ़ता है। सो ये बहुत ही टिपिकल यूएस इकोनॉमी का ये टिपिकल क्वालिटी है कि जहाँ पे उनका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है तो डॉलर मजबूत हो जाता है, बिकॉज डॉलर इज नॉट ओनली यूएस का करेंसी, ये ग्लोबल करेंसी है। सो पीपल स्पेशली इन्वेस्टर कैश पे बैठना चाहता है, तो जब भी कैश है वो डॉलर है। सो डॉलर मजबूत हो जाता है तो एक्चुअली कमोडिटीज के लिए खराब हो जाता है। सो आज के लिए मैं एक्चुअली क्या है कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ को देखते हुए थोड़ा बहुत गिरावट हम लोग देख सकते हैं सोना चांदी में, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से मार्केट्स रेटिंग डाउनग्रेड को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। और रेट हाइक के लिए ये एक्चुअली क्या है कि एक पॉजिटिव हो जाएगा कि बिकॉज माइल्ड रिसेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके वजह से हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट्स को कि रेट हाइक का जो सिलसिला है वो शायद खत्म होने के आ गया है।
सो वो एक्चुअली लॉन्गर टर्म में गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। सो आज अभी इंट्राडे के लिए देखें तो दोनों में मेरे हिसाब से थोड़ा इक्वाली करके चलना चाहिए। गोल्ड प्रॉब्ली 59,350 के आसपास तक डाउनसाइड है, चांदी में 74,000 तक डाउनसाइड है, तो थोड़ा बहुत इसमें इक्वाली करके चल सकता है, बट इसे बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं मानना चाहिए। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज के सत्र में? देखिए, अगर आप सोने चांदी की बात करें तो विश्वमोहन जी, मैं काफी फर्म हूं, मैं काफी बुलिश हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। जो मेजर कारण है, मैं निवेशकों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि देखिए, इंटरेस्ट रेट अभी ज्यादा से ज्यादा एक और या दो सेशन में बढ़ने की गुंजाइश है। उसके बाद में मार्केट में एक यूटर्न आने की चांसेस है। और प्राइस अगर देखिए, अगर रेट्स कम होने स्टार्ट होंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस में निवेश होगा, और जो बचा है वो है या तो इक्विटी मार्केट या कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखिए तो सोने में ही मार्केट निवेश होगा जब इंटरेस्ट रेट घटने की स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिए 2024 2025 में तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लंबी तेजी देखने मिल सकती है सोने और चांदी में। तो मैं सलाह दूंगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। और रही डॉलर इंडेक्स की बात, तो डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस 100 पे टिका हुआ है और मार्केट कंटिन्यूस होल्ड कर रहा है। बट ऑन एन एवरेज आप देखिए तो बाकी सारे करेंसीज भी काफी बॉटम आउट हो चुके हैं, और यहाँ से अगर ये बढ़ता है, स्पेशली यूरो एंड स्टर्लिंग, तो आप देख सकते हो कि डॉलर में पिटाई कंटिन्यू रह सकती है और डॉलर फिर से 93 94 डॉलर्स की तरफ आ सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी, आप सोने में निवेश करके चले, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, और अच्छा खासा मुनाफा आपको सोने और चांदी में दोनों में देखने मिल सकता है। चलिए सोमानी जी, अब आप बता दीजिए फटाफट से, करंट लेवल पे ट्रेड क्या बन रहा है, किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए? 59,500 के ऊपर सोना है, 74,300 के ऊपर चांदी है, इन स्तरों पर क्या ट्रेड है? जी, फंडामेंटल तो मुझे लगता है किशोर सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, धर्मेश जी ने भी बता दिया। मेरा कॉल मैं स्ट्रेट बताऊंगा। मुझे लगता है कि बाइंग बने रहना चाहिए गोल्ड की हद तक के 59,600 के आसपास मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 59,880 का इसमें टारगेट मेंटेन कर सकते हैं और 450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो मेरी बाइंग की सलाह है सर फिलहाल। अब सोम सुंदरम पीआर साहब भी हैं, रीजनल सीईओ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के। सोम सुंदरम साहब, आज जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, अब तक जो जून तिमाही के जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। पिछले साल से अगर तुलना करें तो 7% कम मांग रही है इंडिया में, और ज्वेलरी डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों तरह की डिमांड में कमी आई है। क्या वजह है, और ओवरऑल जो डिमांड का जो ट्रेंड है वो कैसा दिख रहा है? Globally, central bank demand is very, very good. It continues to be good. Last year, central banks bought 1,000 tons. Now they have bought in the first half itself 387 tons. So central bank is the best one. Second, bars and coins globally 6% up. ETFs, despite significant rate increases, is only 21 tons outflow. Whereas in 2020, if you recall, ETFs inflow were 1,000 tons, nearly 1,000 tons. So, and the jewelry is flat. So this is the global trend. Coming to India, clearly both jewelry and bars and coins are down 7%. So that is, again, in the first half we saw a 17% drop. Second quarter we saw a 7% drop. First half of this calendar year 12% drop, 12% drop हो गया. So that is largely price driven. ओके सोमा सुंदरम साहब, अगर आपने हालांकि ब्रेकअप बता दिया, लेकिन कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है वहां से डिमांड सबसे अच्छी दिख रही है, और खास करके ज्वेलरी की डिमांड किस तरह की है, इन्वेस्टमेंट बाइंग, ईटीएफ की बाइंग किस तरह की है? इंडिया में ETF डिमांड is a very small portion, negligible you can say. Okay? It is growing, but ETFs, digital gold, they're all growing segments, but at this moment they are very small. Okay. When it comes to jewelry, 80% of our demand comes from jewelry. Okay, so basically India is a jewelry market. ETF की डिमांड अभी तो सबड्यूड है और इंडिया उतना बहुत बड़ा पोर्शन क्लॉक भी नहीं करता है। ओवरऑल सर आउटलुक की अगर हम बात करें गोल्ड की, तो क्या लग रहा है, किस तरह के सेंस मिल रहे हैं सेंट्रल बैंकों की तरफ से? They have already said rate increase. Experts are saying this will be a pause, and you can't go on raising rates. सबको पता है, you can't just go around keeping high rates all the time. Currently, in spite of rate increase, equity markets doing very well, and gold is also doing well. It's all a factor of how these various monetary policies have actually. Okay.
तो सेंट्रल बैंकों की तरफ से जिस तरह के सेंस मिल रहे हैं और महंगाई में जिस तरह की स्टिकनेस देखने को मिल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी नरमी की उम्मीद नहीं है। चलिए वापस से अब लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में काफ़ी अच्छी तेजी आ चुकी है, 17 से 18% की तेजी आ चुकी है। किशोर सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या हो रहा है, ये तेजी कहाँ तक जाएगी? जल्द क्या $90 भी पार कर जाएगा ब्रेंट क्रूड का भाव? विश्व मोहन, यहाँ पे दो चीज़ है। प्राइमरली एक्चुअली यूएस का इन्वेंट्रीज कमज़ोर था, जो एक्सपेक्टेशन से भी कमज़ोर था। दूसरा कि उनको जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उसको भरपाई करने का डिमांड तो एक्सपेक्टेड ही था, वो धीरे धीरे उनका डिमांड हावी होता जा रहा है मार्केट पे। सेकंड इज दैट कि सप्लाई साइड तो कंस्ट्रेंट है, ये वॉलंटरी प्रोडक्शन कट्स है, सो सप्लाई साइड काफ़ी मजबूती से पकड़ के रखा है ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस ने। तो इसमें तेजी तो कंटिन्यू होगा और काफ़ी समय से हम इस व्यू लेकर बैठे हैं। सो इवन एट करंट लेवल्स एक्चुअली 6700 के आसपास तो अगस्त वायदा काफ़ी बेहतर लगता है खरीदारी करने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए 6820 के आसपास आप अपसाइड देख सकते हैं। आई थिंक अगर थोड़ा बहुत अगर रिटेल क्लाइंट्स है, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो 6800 का जो कॉल ऑप्शन है अगस्त वायदा में 120 के आसपास का लेवल्स पे मिल रहे हैं। 80 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 100 रुपए का 40 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड 200-210 रुपए का अपसाइड हो सकता है 6800 का कॉल ऑप्शन में। फ्यूचर्स भी है आपके पास और ऑप्शंस के भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। 6800 के स्ट्राइक की ऑप्शन खरीद ले। सुमानी जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड पर? तो चार्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग ही लगता है, फंडामेंटली भी सपोर्टिव है। मुझे लगता है 6750 के अराउंड बाइंग इंट्राडे एडवाइजेबल है। 6820 अपसाइड मुझे लगता है, लेकिन मैं कहूंगा अगर ये 6855 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो इसमें कम से कम 8 से 10% की तेजी बन सकती है। इंटरनेशनल लेवल है 83.55 का। दोनों लेवल के ऊपर अगर मार्केट चलने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है क्रूड में एक विस्फोटक तेजी बन सकती है। 8 से 10% का अपसाइड पोटेंशियल देखा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म 6828 टारगेट रखा जा सकता है। सहमत है धर्मेश जी? आपको भी लग रहा है आज खरीद कर ही जाना चाहिए कच्चे तेल को? मैं दोनों अगर आप देखिए सोने चांदी से अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी फंडामेंटली मार्केट काफी फर्म है। मैं किशोर और सोमानी जी से काफी सहमत हूँ। लेवल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स है मेरे भी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रह सकती है। स्पेशली ओपेक अपनी प्रोडक्शन कट कर करके प्राइस को काफी स्टेबल कर रहा है। पिछले हफ्ते भी मैंने काफी बुलिश की कॉल दी थी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये हफ्ते भी मार्केट में काफी तेजी बरकरार रहेगी। मैं गल्फ में रहता हूँ और अब देखिए गल्फ में जो ब्लड लाइन है ये कच्चा तेल है, और अगर कच्चा तेल ऊपर रहा तो यहाँ की इकोनॉमी काफी रिवाइव होती है। और सऊदी अरेबिया काफी कोशिश करेगी कि प्राइस $80 और $90 के इर्द गिर्द सस्टेन रहे। बट बहरहाल अगर आप देखें यूएस में इलेक्शन है और अगर ये कंटिन्यू रहा, प्राइस इस तरह पर कंटिन्यू रहा, तो इन्फ्लेशन काफी पिकअप हो सकता है और फिर वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जुगलबंदी चलती रहेगी। बट अगर आप आगे के सारे महीने देखें तो काफी मार्केट कॉन्टेंगो में है। स्पेशली अब नेचुरल गैस की बात करें तो अक्टूबर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 20-25% प्रीमियम में चल रहा है, तो तेजी आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं ट्रेंड के साथ रहूंगा और मैं इंट्राडे और शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 200 से 300 रुपए की तेजी और WTI में एटलीस्ट 85-86 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। कब मैं फटाफट से आप लोगों से बेस मेटल्स की कॉल पूछ लेते। किशोर सर, सबसे पहले आप बता लीजिए आज क्या खरीदे बेस मेटल्स में या बेचना चाहिए? आज कमजोरी का ट्रेंड दिख रहा है। आई थिंक सी बेस मेटल में कमजोरी जो है, PMI नंबर्स जो है चाइना का वो खराब आया है, और ऑल्सो डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। सी दो चीज़ें, वन इज दैट कि जो चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किया है उसमें थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आने का बाकी है, और मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ही एंटिसिपेट कर रहा था, उससे कम ही मैं बोल सकता हूँ उनका स्टिमुलस मेजर्स आया है। बट फिलहाल के लिए तो मैं इसमें तो थोड़ा बाई साइड पे रहना पसंद करूंगा। कॉपर स्पेशली 741 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 737 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट में आप 748 के आसपास का टारगेट्स के लिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे कंपैरेटिवली, एंड सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब है शॉर्ट टर्म के लिए, तो डिप्स के लिए वेट करके खरीदारी करना चाहिए। बहुत कम है, सिर्फ टारगेट बता दीजिए कोई बेस मेटल जो आपको पसंद आ रहा है। सोमानी जी, आपसे मेरा सवाल था, क्या टारगेट है बेस मेटल्स में आज? 741.50 742 के आसपास इसको बाय करना चाहिए। 749 754 के इसमें लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 737 स्टॉप लॉस है, जो सेम किशोर सर का स्टॉप लॉस है, सेम मेरा भी स्टॉप।
धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या होगी? सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस प्लीज। देखिए कॉपर मैं सेम लेवल पे मैं रेकमेंड करूंगा। इनफैक्ट किशोर और सोमानी जी के लेवल्स भी मेरे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे टिके हुए हैं, बट मैं पोजिशनली 750 755 तक के टारगेट्स के लिए बाय करूंगा। ओके, शुक्रिया धर्मेश जी आपका, सोमानी जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही।